हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूजीसी एनटीए नेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 50 डेज मैराथन लेकर के आए, जिसमें हम 50 दिन के अंदर 50 वीडियोस अपलोड करेंगे और हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज होंगे। इसका मतलब 50 दिन में 5000 एमसीक्यूज पूरे अपलोड हो जाएंगे। हर रोज रात के 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। आज डे 9 है, इसका मतलब पिछले 8 दिन में हमने 800 एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग मॉक टेस्ट पार्ट 9, जिसमें हम अगले 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रॉम 801 टू क्वेश्चन नंबर 900। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग मॉक टेस्ट पार्ट 9। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एक डेफिनेशन दी गई है और ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है और पूछा गया है कि ये डेफिनेशन दी किसने है। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in the terms of money, transactions and events which are of a financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है। अब सवाल पूछा गया है कि ये डेफिनेशन दी किसने। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने ये डेफिनेशन दी है। दूसरा ऑप्शन है जे बेट्टी ने ये डेफिनेशन दी है। तीसरा ऑप्शन है जस्टिन बर्ग ने ये डेफिनेशन दी है, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की ये डेफिनेशन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ड्रॉई, दूसरा ऑप्शन है पेई, तीसरा ऑप्शन है ड्रॉअर और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों पार्टीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होती हैं। ड्रॉई भी होता है, पे भी होता है और ड्रॉअर भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ड्रॉअर, ड्रॉई, पे आर द पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिलेटेड टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा इक्वेशन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? ठीक है, वी हैव 3 ऑप्शंस और चौथे में लिखा है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, लेट्स सी। पहला ऑप्शन है हमारा टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। दूसरा ऑप्शन है हमारा टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तीसरा ऑप्शन है कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनमें से कौन सा इक्वेशन रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों इक्वेशन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। आई रिपीट, ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड विद ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम। जनरल रिजर्व हम कहां से क्रिएट करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कैपिटल प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन रेवेन्यू प्रॉफिट, तीसरा ऑप्शन ओनली प्रॉफिट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवेन्यू प्रॉफिट। हम जनरल रिजर्व जो क्रिएट करते हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड आर डेबिटेड टू। बिल्स रिसीवेबल जो एंडोर्स किया है उसे हम कहां डेबिट करेंगे? ठीक है, जो बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड हैं उसे हम कहां डेबिट करेंगे, किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है बिल्स पेबल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है डेटर्स अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है एंडोर्सी अकाउंट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एंडोर्सी अकाउंट। जो बिल्स रिसीवेबल है उसे एंडोर्स करते हैं और डेबिट करते हैं एंडोर्सी अकाउंट में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। अभी प्रेजेंट की लायबिलिटी है अनसर्टेन अमाउंट की,
which can be measured reliably in using a substantial degree of estimation is termed as। हमारे पास ऑप्शन में 4 टर्म्स लिखे गए हैं जिनका मीनिंग ऊपर बताया गया है, ठीक है। जो प्रेजेंट की लायबिलिटी है अनसर्टेन अमाउंट की, जिसे हम अभी के टाइम मेजर कर सकते हैं विद अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, एक एस्टिमेट लगा करके हम मेजर कर सकते हैं। देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी आप मेजर नहीं कर सकते, कितनी भी लायबिलिटी आपके पास आ सकती है। लायबिलिटी आपको पहले से मालूम होती है और ये सर्टेन अमाउंट होता है। रिजर्व भी आपको मालूम होता है और सर्टेन अमाउंट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोविजन जो होता है वो जो ऊपर कहा गया है वही है कि प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली इन यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोविजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स रिजल्ट इन। जब हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डिक्रीज इन कैश, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज इन लायबिलिटी, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन कैश और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रीज इन कैश, ठीक है। हमारा कैश कम होता है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन कैश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यों हुआ। अगर मैं इसकी बात करूं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो हमने क्या किया, जिनसे हमने उधार लिया था उनको पे ऑफ किया, तो जब पे करेंगे तो कैश ही में पे करेंगे, तो हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारा कैश भी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन कैश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रायल बैलेंस इज अ। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ट्रायल बैलेंस इनमें से क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन ट्रायल बैलेंस इज अ फाइनल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डे बुक्स, तीसरा ऑप्शन ट्रायल बैलेंस इज अ सब्सिडियरी बुक और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रायल बैलेंस इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। ट्रायल बैलेंस ना फाइनल अकाउंट होता है, ट्रायल बैलेंस ना स्टेटमेंट ऑफ डे बुक्स होता है, ट्रायल बैलेंस सब्सिडियरी बुक भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। इन्होंने बोला कि कैश बुक में जो ओवरड्राफ्ट है वो अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, देन रॉन्ग डेबिट इन पासबुक विल बी। और अगर हमने रॉन्ग डेबिट कर दिया पासबुक को तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, ठीक है। वापस मैं बोलूंगा क्वेश्चन कि अगर कैश बुक की शुरुआत ओवरड्राफ्ट से हो रही है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैश बुक, देन रॉन्ग डेबिट इन पासबुक विल बी, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डेबिट फ्रॉम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन नो इफेक्ट ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन एडेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एडेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, देन रॉन्ग डेबिट इन पासबुक विल बी एडेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज रिलेटेड विथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इनमें से किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग ऑफ अमेलगमेशन, दूसरा ऑप्शन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, तीसरा ऑप्शन फिक्स्ड असेट्स और चौथा ऑप्शन गुडविल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म करंट असेट्स डज नॉट इंक्लूड। हमारे पास 4 ऑप्शन है और पूछा गया है कि करंट असेट्स में से इनमें से क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डेटर्स, दूसरा ऑप्शन बिल्स रिसीवेबल्स, तीसरा ऑप्शन स्टॉक इन ट्रेड और चौथा ऑप्शन गुडविल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुडविल। गुडविल इज नॉट अ करंट असेट।
बाकी डेटर्स करंट एसेट्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट होता है, स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट्स होता है। करंट का मतलब फॉर अ फाइनेंशियल ईयर या 12 महीने की बात होती है। लेकिन गुडविल फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में जाता है, जो इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द टर्म करंट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड गुडविल। अगला क्वेश्चन है हमारा द टर्म फिक्स्ड एसेट्स डज नॉट इंक्लूड। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिक्स्ड एसेट टर्म है उनमें से इन चारों ऑप्शन में क्या चीज फिक्स्ड एसेट्स में नहीं आती है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्लांट, दूसरा ऑप्शन फर्नीचर, तीसरा ऑप्शन प्रीपेड एक्सपेंसेस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इन केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर्स टू। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इनमें से क्या है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा बैलेंस शीट, दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चौथा ऑप्शन है हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो पार्टनरशिप में बनता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सर पार्टनरशिप अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कहां बनता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, उसमें बैलेंस शीट भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक अलग से अकाउंट हम नहीं बनाते। जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की होती है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है और जिसमें हम जो भी चीजें होती हैं, नेट प्रॉफिट होता है या कोई भी रिजर्व होता है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की कंडीशन में पीएल के अंडर ही हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना देते हैं, एक सेपरेट अकाउंट नहीं बनाते और पीएल एप्रोप्रिएशन की बहुत सारी चीजें पीएल में ही दिखा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा ड्रॉइंग्स इज डिडक्टेड फ्रॉम। जो ड्रॉइंग्स है ना उसे हम कहां से डिडक्ट करते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ड्रॉइंग्स हम क्या कैपिटल से डिडक्ट करते हैं, दूसरा ऑप्शन ड्रॉइंग्स क्या हम कैश से डिडक्ट करते हैं, तीसरा ऑप्शन ड्रॉइंग्स क्या हम परचेजेस से डिडक्ट करते हैं और चौथा ड्रॉइंग्स हम नन ऑफ द अबव, कहीं से भी डिडक्ट नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ड्रॉइंग्स इज डिडक्टेड फ्रॉम ऑप्शन ए, कैपिटल। ड्रॉइंग्स कहां से डिडक्ट किया जाता है, कैपिटल से डिडक्ट किया जाता है। आपको मालूम है ना ड्रॉइंग्स किसे कहते हैं। ड्रॉइंग्स का मतलब कोई भी गुड्स परचेज किया हो बेचने के लिए या कैश, जब प्रोप्राइटर या पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेते हैं तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं और इसको हम कैपिटल से क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो वो ड्रॉइंग्स इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन द क्रेडिट बेसिस इज रिकॉर्डेड इन। अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे तो उसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कैश बुक। देखिए, जब क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया तो कैश बुक में हम कहां से एंट्री कर देंगे। कैश बुक में तो सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्री होती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है जर्नल प्रॉपर, तीसरा ऑप्शन परचेजेस और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। जब ए गलत है तो ए और बी, ये ऑप्शन डी भी गलत है। और जब हमने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट बेसिस पे तो इसकी सीधी सीधी जर्नल एंट्री होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जर्नल प्रॉपर। अगर हमने प्लांट और मशीनरी परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे तो इसको रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल प्रॉपर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द ट्रायल बैलेंस ऑफ अमित लिमिटेड शोज क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ ₹90,000। एक ट्रायल बैलेंस है अमित लिमिटेड का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखा रहा है 90,000 रुपीज का। इट विल बी रिकॉर्डेड इन, इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है हमारा बैलेंस शीट और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बैलेंस शीट।
अगर ट्रायल बैलेंस में अमित लिमिटेड के ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री 90,000 रुपीज का दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो उसे हम कहां शो करने वाले हैं, उसे हम कहां रिकॉर्ड करने वाले हैं, उसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने वाले हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज ट्रीटेड एज. अगर लॉस इशू अगर हम डिवेंचर जब इशू करते हैं तो उसमें अगर हमें कुछ लॉस होता है तो उसे हम क्या ट्रीट करते हैं. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन मिसलेनियस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा ऑप्शन करंट एसेट्स, तीसरा ऑप्शन इंटेंजिबल एसेट्स, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं और डिवेंचर को इशू करने के टाइम अगर हमें कुछ लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उस लॉस को हम ट्रीट करेंगे एज अ मिसलेनियस कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय. जो परफॉर्मा इनवॉइस है इज सेंट बाय, कौन सेंट करता है और किसको करता है. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है डेटर्स टू कंसाइनी, दूसरा ऑप्शन डेटर्स टू कंसाइनर, तीसरा ऑप्शन कंसाइनर टू कंसाइनी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय, ऑप्शन सी कंसाइनर टू कंसाइनी. जो परफॉर्मा इनवॉइस है वो कौन बेचता है और किसको बेचता है. जो परफॉर्मा इनवॉइस है वो कंसाइनर बेचता है और कंसाइनी को बेचता है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कंसाइनर टू कंसाइनी. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नोटिंग चार्जेस आर पेड एट द टाइम ऑफ. नोटिंग चार्जेस हम कब पे करते हैं, किस टाइम पे करते हैं. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल, दूसरा ऑप्शन एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, तीसरा ऑप्शन डिसऑनर ऑफ द बिल और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो नोटिंग चार्जेस आर पेड एट द टाइम ऑफ ऑप्शन सी डिसऑनर ऑफ द बिल. जब बिल डिसऑनर हो जाता है ना तो उस टाइम क्या पे किया जाता है, तब नोटिंग चार्जेस पे किए जाते हैं. आई रिपीट, जब बिल डिसऑनर हो जाता है ना, डिसऑनर ऑफ बिल होता है, उस मोमेंट पे नोटिंग चार्जेस पे किया जाता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा. अकाउंटिंग हैज सर्टेन नॉर्म्स टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द अकाउंटेंट्स इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अकाउंटिंग की कुछ नॉर्म्स हैं जिसे अकाउंटेंट्स अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के टाइम ध्यान में रखते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के टाइम ध्यान में रखते हैं. ये जो नॉर्म्स है ना, दीज नॉर्म्स रिड्यूसेस द वेगनेस एंड चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बाय हार्मोनाइजिंग द वेरिड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. दीज नॉर्म्स आर, ये कौन से नॉर्म्स हैं, ये वो नॉर्म्स हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करके हार्मोनाइजिंग लेकर के आते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में. इन नॉर्म्स को हम क्या कहते हैं. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, तीसरा ऑप्शन है अकाउंटिंग रेगुलेशंस और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवानी प्लेसेस ऑर्डर टू शगुन फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड. शिवानी ने शगुन को कुछ चीज सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया. ऑर्डर कौन दे रहा है, शिवानी दे रही है. किसको दे रही है, शगुन को दे रही है. ठीक है, और शिवानी ऑर्डर दे रही है कि शगुन आप कुछ सप्लाई करो, बना करके कुछ मैन्युफैक्चर करके आपको सप्लाई करना है. ठीक है, ऑन द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर शगुन परचेजेस रॉ मटेरियल्स. जैसे ही शगुन को ऑर्डर मिला तो शगुन ने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, एम्प्लॉयज वर्कर्स को एम्प्लॉय कर दिया, प्रोड्यूस द गुड्स एंड डिलीवर्ड देन टू शिवानी. उसने गुड्स प्रोड्यूस किया और शिवानी को डिलीवर कर दिया. इन दिस केस सेल विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन मेड एट द टाइम ऑफ. इस कंडीशन में सेल हम कब कंसिडर करेंगे. ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए. मैं एक बार वापस जल्दी से रिपीट कर दूं. शिवानी ने शगुन को कुछ सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया. शगुन को जो सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया था, शगुन को वो चीज बना करके मैन्युफैक्चर करनी थी. शगुन ने क्या किया कि शगुन को जब एडवांस ऑर्डर रिसीव हुआ तो उसने रॉ मटेरियल खरीदा, वर्कर्स एम्प्लॉय किए, गुड्स बनाया और गुड्स को डिलीवर किया. तो सवाल ये है कि इसमें सेल कब हम कंसिडर करेंगे. तो 4 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्या गुड्स के प्रोडक्शन के टाइम सेल कंसिडर कर लेंगे उसको. डिलीवरी ऑफ गुड्स, दूसरा ऑप्शन. तीसरा ऑप्शन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव.
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऑप्शन बी, डिलीवरी ऑफ गुड्स। जिस मूवमेंट पे शिवानी को शगुन गुड्स डिलीवर करेगी, उस मूवमेंट पे हम उसे सेल कंसिडर करेंगे। अगला क्वेश्चन, रिचा ने डिपॉजिट किया 25 जनवरी 2019 को एक चेक वर्थ ₹20,000। ठीक है, रिचा ने 20,000 रुपए का 25 जनवरी 2019 को एक चेक डिपॉजिट कर दिया। द चेक कलेक्टेड ऑन 2 फरवरी 2019, और चेक कलेक्ट किया उसने 2 फरवरी 2019 को। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 31 जनवरी को था 60,000। तो बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी, आई रिपीट दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश, Richa deposited a check on 25th January 2019 for a sum of ₹20,000. The check collected on 2nd February 2019. If the bank balance as per the passbook as on 31st January 2019 is ₹60,000, balance as per cash book will be, जो बैलेंस होगा कैश बुक के हिसाब से वो क्या होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 60,000, दूसरा ऑप्शन 40,000, तीसरा ऑप्शन 70,000, चौथा ऑप्शन 80,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 80,000। एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। आपने नीचे कमेंट्स भी देखे होंगे, जो जो सवाल पूछ रहा है मैं उसको हेल्प जरूर कर रहा हूं। ठीक है, आप फेसबुक पेज को लाइक करके वहां पे कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मेरे पेज को लाइक करके, एयू कॉमर्स स्कॉलर को लाइक करके आप मुझसे डीएम, डायरेक्ट मैसेज में आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रखर ड्रॉज अ 40 डे बिल्स ऑन मलिक। जो प्रखर है उसने 40 डे का बिल ड्रॉ किया मलिक के ऊपर ऑन 20 जनवरी 2020। द बिल फॉल्स ड्यू ऑन, तो बिल्स किस डेट को ड्यू फॉल करेगा? एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो ईयर है 2020, वो जो ईयर है वो लीप ईयर है। ठीक है, तो आपको डेट्स ध्यान में रखनी है। 20 जनवरी को इशू किया जा रहा है और लीप ईयर है और 40 डेज का बिल है, तो किस डेट को ड्यू पड़ने वाला है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्च 4 2020, दूसरा ऑप्शन मार्च 5 2020, तीसरा ऑप्शन मार्च 1 2020 और चौथा ऑप्शन मार्च 3 2020। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्च 1 2020, क्योंकि लीप ईयर पड़ जाता है। आप डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें सही आंसर है मार्च 1 2020। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रायल बैलेंस चेक्स। जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो क्या चेक करना होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स, दूसरा ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, तीसरा ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज और चौथा ऑप्शन है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और क्वेश्चन है इफ टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज ₹1 लाख। अगर साल भर के अंत का जो टोटल सेल है ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख रुपीज, जो था टोटल सेल था। ठीक है, कैश सेल्स हुआ 20,000 रुपीज का। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज 30,000 रुपीज। देन कैश रिसीव ड्यूरिंग द डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर विल बी, मतलब क्वेश्चन वापस समझिएगा कि आपने साल भर में 1 लाख रुपए का सेल किया है, जिसमें 20,000 रुपीज आपको कैश रिसीव हो गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि साल खत्म होते होते आपके पास अभी भी आपके 30,000 रुपीज के डेटर्स बाकी हैं, तो साल भर में कितना पैसा रिसीव हुआ? ठीक है, तो आपने 1 लाख रुपए का सेल किया था जिसमें 20,000 रुपीज आपने रिसीव कर लिया, तो बचा कितना? 80,000। अब 80,000 में 30,000 अभी भी आपका बैलेंस है, इसका मतलब 80,000 माइनस 30,000 विल गिव यू 50,000। तो आपको कितना कैश रिसीव हो गया? 50,000। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखने में टेक्निकल लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 50,000 रुपीज कैश रिसीव हुआ उसको साल भर के अंदर। स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव फॉर लाइब्रेरी शुड बी कैरीड टू। अगर लाइब्रेरी के लिए स्पेसिफिक डोनेशन मिला है तो उसे हम कहां लिखेंगे? ठीक है, कहां लिखे जाएंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, दूसरा ऑप्शन है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, थर्ड ऑप्शन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जब भी स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है तो उसे हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं बैलेंस शीट के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है हमारा,
स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड शुड बी शोन ऑन, जो स्पेसिफिक डोनेशन मिला है उसे हम कहां दिखाएंगे, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, दूसरा ऑप्शन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तीसरा ऑप्शन इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से एकदम मिलता जुलता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सेम होगा जो पिछले क्वेश्चन का था, कि स्पेसिफिक डोनेशन जब रिसीव होगा तो वो हम कहां दिखाने वाले हैं, वो हमेशा हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल ऑफ ग्रास इन द केस ऑफ स्पोर्ट्स क्लब इज, जब हम ग्रास का सेल करेंगे स्पोर्ट्स क्लब में तो क्या होगा, हमें क्या रिसीव होगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला इट्स अ कैपिटल रिसीट, दूसरा ऑप्शन है एन असेट, तीसरा ऑप्शन अ रेवेन्यू, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अ रेवेन्यू। जब हम स्पोर्ट्स क्लब में से ग्रास सेल करते हैं तो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड अकाउंट इंक्लूड्स फिगर्स रिलेटिंग टू, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो फिगर्स आते हैं, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, वो किस ईयर से रिलेटेड होते हैं। वी हैव 3 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है, दूसरा ऑप्शन है करंट ईयर से रिलेटेड होता है, तीसरा ऑप्शन है फ्यूचर ईयर से रिलेटेड होता है, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, करंट ईयर से रिलेटेड होता है। जब भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो करंट ईयर का बनाते हैं, फ्यूचर ईयर का बना नहीं सकते, और प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में बना करके हमने खत्म कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है करंट ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स फिगर्स रिलेटिंग टू करंट ईयर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेगेसी इज जनरली शोन ऑन द, लेगेसी को हम जनरली कहां दिखाते हैं, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला है डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नन ऑफ द अबव। रीजन क्या है, रीजन यह है कि इट इज बीइंग एन आइटम ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर shown on the liability side of balance sheet, not in income and expenditure account। लेगेसी जो है उसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्योंकि ये एक आइटम जो लेगेसी वाला आइटम होता है ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस शुड बी शोन बाय अ क्लब इन द, अगर किसी क्लब को सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ है तो वो कहां उसे शो करेंगे। वी हैव 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तीसरा ऑप्शन है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन सी। अगर हमें कोई चीज एडवांस में मिली है तो हमारे लिए लायबिलिटी है, वी आर लायबल फॉर इट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज ट्रीटेड एज, लाइफ मेंबरशिप फीस एक क्लब द्वारा जो रिसीव हो रहा है उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला इट्स अ रेवेन्यू रिसीट, दूसरा ऑप्शन है इट्स अ कैपिटल रिसीट्स, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव हो रही है किसी क्लब को तो वो कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में आता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब, इन चारों में से कौन सा आइटम बैलेंस शीट जो क्लब की बैलेंस शीट होती है उसमें अपीयर नहीं होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द नेक्स्ट ईयर, दूसरा ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर, तीसरा ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव फॉर द करंट ईयर, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर, ठीक है। इसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड बाय अ चैरिटेबल हॉस्पिटल इज, देखिए अगेन इट्स अ स्पेसिफिक डोनेशन,
ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि अगर किसी एक हॉस्पिटल को स्पेसिफिक डोनेशन मिला है तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, ठीक है। इज वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इट्स ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, दूसरा ऑप्शन है कैपिटलाइज्ड ओनली व्हेन द अमाउंट इज लार्ज, तीसरा ऑप्शन है ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल हॉस्पिटल इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी शोन इन। अगर किसी फर्नीचर को बेचा गया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, और उसको बेचने के बाद अगर उन्हें प्रॉफिट हुआ है तो इसे हम कहां दिखाएंगे, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है रिसीट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने फर्नीचर बेचा और उसको प्रॉफिट हो गया, तो जो प्रॉफिट हम दिखाएंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप्स बाय अ चैरिटेबल हॉस्पिटल इज ट्रीटेड एज। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल द्वारा उन्होंने कुछ स्क्रैप बेचा जिसमें से कुछ अमाउंट रिसीव हुआ, तो इसे हम क्या शो करेंगे, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इनकम, दूसरा ऑप्शन है एक्सपेंसेस, तीसरा ऑप्शन है असेट्स और चौथा ऑप्शन है लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इनकम। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जब स्क्रैप बेचता है तो उसे जो अमाउंट रिसीव होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम इनकम बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस शुड बी, टूर्नामेंट का जो एक्सपेंस है उसे हम क्या करेंगे। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पोस्टेड एज एक्सपेंडिचर, दूसरा ऑप्शन है डिडक्टेड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, तीसरा ऑप्शन रिकॉर्डेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और चौथा ऑप्शन है रिकॉर्ड एज कैपिटल असेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वी विल डिडक्ट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर को हम टूर्नामेंट फंड से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टूर्नामेंट फंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज। एक क्लब द्वारा लाइफ मेंबरशिप फीस अगर रिसीव हुई है तो उसे हम क्या करेंगे, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कैपिटल रिसीट्स एंड शोन एज अ लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। इट्स अ कैपिटल रिसीट और उसे हम बैलेंस शीट लायबिलिटी में साइड दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। दूसरा कह रहे हैं इनकम शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन इनकम दिखाएंगे। तीसरा ऑप्शन है कैपिटल रिसिप्ट शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है रेवेन्यू रिसीट्स शोन इन द बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। लाइफ मेंबरशिप रिसीव अगर हो रहा है एक क्लब को तो वो कैपिटल रिसिप्ट है और उसे हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बहीज डू वी यूज इन एलिमेंट्री एंट्रीज इन इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में जो शुरुआती लेवल पे एलिमेंट्री एंट्री होती है ना, जो शुरुआती एंट्रीज होती है, उसमें हम कितने बहीज को इस्तेमाल करते हैं। बही खाता आपने सुना होगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5, ठीक है। तो 5 बहीज वी यूज इन एलिमेंट्री एंट्रीज इन इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम हुज हेल्प डू वी प्रिपेयर कच्ची रोकड़ बही। किसकी मदद से हम कच्ची रोकड़ बही प्रिपेयर करते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पक्की पकड़ बही, दूसरा ऑप्शन है बंद बही, तीसरा ऑप्शन है जमा नकल बही और चौथा ऑप्शन है नाम नकल बही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बंद बही। बंद बही से हम कच्ची रोकड़ बही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बंद बही की हेल्प से डू वी प्रिपेयर कच्ची रोकड़ बही। अगला क्वेश्चन है हमारा, What बही डू वी यूज फॉर द फोरमोस्ट ट्रांजेक्शंस। कौन सा बही हम इस्तेमाल करते हैं आगे की ट्रांजेक्शंस के लिए, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कच्ची रोकड़ बही, दूसरा ऑप्शन है बंद बही, तीसरा ऑप्शन है पक्की रोकड़ बही और चौथा ऑप्शन है जमा नकल बही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंद बही। तो बंद बही से हम क्या करते हैं, फोरमोस्ट ट्रांजेक्शंस करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
Profit is a part of. Profit is a part of. We have four options. पहला ऑप्शन है profit is a part of income. Profit is a part of owner's capital. Profit is a part of assets और profit is a part of all of the above. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, profit is a part of owner's capital. ठीक है, profit is a part of owner's capital. अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following statement is false? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, we have four options. पहला ऑप्शन है There are many views about the accounting principles. दूसरा ऑप्शन, Accounting is based on accounting equations. तीसरा ऑप्शन, Accounting is commonly treated as language of business. और चौथा ऑप्शन, None of the above. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, None of the above. ठीक है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन था हमारा Which of the following statement is false? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है. पहला ऑप्शन कह रहा है देयर आर मेनी व्यूज अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिल्कुल सही बात है. अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग व्यूज हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए. दूसरा कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस, बिल्कुल सही बात है. हमने अकाउंटिंग पढ़ने से पहले स्टार्टिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा था, उसके बाद ही अकाउंटिंग पढ़ा. तो ये भी बिल्कुल सही है कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, और तीसरा भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. तो ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है नन ऑफ द अबव. सारे स्टेटमेंट सही है. अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग असेट द डिप्लीशन मेथड इज अडॉप्टेड. डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए इनमें से किन असेट से डिप्लीशन मेथड को अडॉप्ट किया गया है? वी हैव फोर ऑप्शन. पहला ऑप्शन है वेस्टिंग असेट्स, जिसमें माइंस आते हैं. दूसरा ऑप्शन लैंड. तीसरा ऑप्शन पेटेंट्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्टिंग असेट्स. डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए हम डिप्लीशन मेथड को माइंस में या वेस्टिंग असेट्स में इस्तेमाल करते हैं. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन इन. जो क्लोजिंग स्टॉक है ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है तो उसे हम कहां शो करेंगे? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दूसरा ऑप्शन है बैलेंस शीट. तीसरा ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट और चौथा ऑप्शन है बोथ बीएनसी. बीएनसी मतलब बैलेंस शीट एज वेल एज ट्रेडिंग अकाउंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन द ऑप्शन बी, बैलेंस शीट ओनली. हम सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते हैं. अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक अपीयर हो रहा है तो उसे हम सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, When incoming partner brings his share of goodwill in cash. जब कोई इनकमिंग पार्टनर है, जो बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है, वो गुडविल अगर कैश में लेकर के आ रहा है, द अमाउंट ऑफ बॉट इन शेयर्स ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू. तो वो जो अपना शेयर कैश में लेकर के आ रहा है तो उसे हम कहां कैसे डिवाइड करेंगे? द अमाउंट ऑफ बॉट इन शेयर्स ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू. जो शेयर होगा ना वो कैसे क्रेडिट करेंगे? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शन. पहला ऑप्शन है बैंक अकाउंट. दूसरा ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट. तीसरा ऑप्शन है प्रीमियम ऑफ गुडविल और चौथा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट. जब कोई नया पार्टनर आ रहा होता है और अपना शेयर गुडविल का कैश में लेकर के आ रहा होता है तो उसका जो गुडविल का हिस्सा होता है उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट में हम शो करके दिखाते हैं. ये क्रेडिट होता है. ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट. और ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस अकाउंट डेबिटेड इज. जब प्रमोटर्स अपना जो भी सर्विस देते हैं तो उनको जो शेयर इशू किया जाता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है? आई रिपीट, जो प्रमोटर्स होते हैं ना बिजनेस के, प्रमोटर्स उसे कहते हैं जो जिनका एक्चुअली में बिजनेस आइडिया होता है. तो प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस, तो जो शेयर इशू किया जाता है प्रमोटर्स को उनके सर्विस देने के लिए, तो जो शेयर इशू किया गया है वो किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है गुडविल अकाउंट. दूसरा ऑप्शन है प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट. तीसरा ऑप्शन है प्रमोटर्स अकाउंट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुडविल अकाउंट. ठीक है, गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे हम. अगला क्वेश्चन है मैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द अमाउंट इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ. कंपनीज एक्ट के सेक्शन 78 के हिसाब से जो अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में है उसे हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है
इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, दूसरा ऑप्शन है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सेक्शन 78 ऑफ कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कुछ अमाउंट पड़ा है तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी, और साथ ही साथ बोनस शेयर्स को, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किस बेसिस पे वैल्यू किया जाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तीसरा ऑप्शन है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज हायर। और आखिरी ऑप्शन है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ऑप्शन बी, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स। जब सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दिया जाता है तो क्या करते हैं? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अ डेबिट नोट इज सेंड टू हिम। दूसरा ऑप्शन है एन अकाउंट सेल इज सेंड टू हिम। तीसरा ऑप्शन है रिसीट इज सेंड टू हिम, और चौथा ऑप्शन है आइदर बी और सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेबिट नोट भेजा जाता है। एक सेलर को जब हम सामान भेज देते हैं, वापस कर देते हैं, तो हमारे लिए परचेज रिटर्न है, हमने सामान खरीदा था और अपने सप्लायर को वापस कर दिया। व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स, तो हम उसे क्या भेजेंगे? हम उसे भेजेंगे डेबिट नोट। ठीक है, कि हमने पेमेंट किया लेकिन सामान नहीं लिया, हमारा पैसा आपके पास है। Revaluation of assets and liabilities at the time of admission is made for the, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है? मतलब जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसके एडमिशन से जस्ट पहले जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज को वो रिवैल्यू करते हैं। ये किसके लिए अकाउंट बनाया जाता है? ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है बेनिफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स हु सैक्रिफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। तीसरा ऑप्शन है बेनिफिट फॉर ओल्ड पार्टनर्स, और चौथा ऑप्शन है बेनिफिट फॉर न्यू पार्टनर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। देखिए न्यू पार्टनर्स के लिए क्यों बेनिफिशियल है ये? क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स हैं अगर उनके ऊपर कोई लायबिलिटी है तो पुराने पार्टनर के ऊपर ही रह जाती है, नए पार्टनर के ऊपर नहीं आती है। ठीक है, तो इससे नए पार्टनर्स के लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि उनकी मतलब अगर वो बिजनेस में उनका एडमिशन होता है तो उनके ऊपर कोई लायबिलिटी आती, मतलब बिजनेस में को ज्वाइन करते ही नहीं आ जाती। तो इससे कहीं ना कहीं नए पार्टनर का भी फायदा हो रहा है। पुराने पार्टनर्स ये सोचते हैं कि भैया हमने जो मेहनत किया है हम अपना मेहनत नए पार्टनर को क्यों दें, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें अगर कोई प्रॉफिट का हिस्सा होता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में बेयर कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 3:2। जो दो पुराने पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर टू बी सेक्रीफाइस्ड बाय ए। सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और उसका जो शेयर है वो ए उसको सेक्रीफाइस अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करके देगा। द न्यू रेशियो शैल बी, और नया रेशियो क्या होगा ए बी सी का? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1:1:1, दूसरा ऑप्शन 2:2:1, तीसरा ऑप्शन 3:2:1 और चौथा ऑप्शन 5:4:3। क्वेश्चन में वापस रिपीट करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने दो पार्टनर्स थे ए और बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। एक नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है बिजनेस में जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और सी का जो शेयर है वो ए अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करेगा। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2:2:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी शोन इन। हम किस अकाउंट में डिक्रीज इन असेट्स दिखाते हैं और इंक्रीज इन लायबिलिटी दिखाते हैं? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है करेंट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट,
तीसरा ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी शो करके दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कैश बॉट एज गुडविल बाय अ न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में उसका अगर एडमिशन हो रहा है और वो गुडविल लेकर के आ रहा है कैश के फॉर्म में, तो ये जो गुडविल नया पार्टनर कैश के फॉर्म में लेकर के आ रहा है, तो इस कैश को पुराने पार्टनर्स में किन रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है गुडविल को कैश के फॉर्म में लेकर के आ रहा है, तो ये जो नया पार्टनर कैश लेकर के आता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, ये जो कैश का पैसा होगा वो पुराने पार्टनर्स में किस रेशियो में डिवाइड होगा। देयर फोर ऑप्शंस, पहला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दूसरा है ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, तीसरा ऑप्शन है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और चौथा कह रहे हैं गेनिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे ना, उनमें ये बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? वी हैव थ्री ऑप्शंस। वैसे तीन ही टाइप के तो अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। हमारे तीनों ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड। जो फिक्स्ड एसेट है उसकी अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिप्रीसिएशन बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन लॉस बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन एक्सपेंसेस बोलते हैं और चौथा ऑप्शन प्रॉफिट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिप्रीसिएशन। जब भी फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डिप्रीसिएशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी बेयर बाय। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस है वो कौन बेयर करता है? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ओल्ड पार्टनर्स, दूसरा ऑप्शन है न्यू पार्टनर्स, तीसरा ऑप्शन है ऑल पार्टनर्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओल्ड पार्टनर्स। जो प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाया जाता है वो ओल्ड पार्टनर्स बेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? इट्स अ लॉस। पहला ऑप्शन है, क्या इसे हम लॉस कहते हैं अगर आपकी लायबिलिटी कम होती है। दूसरा क्या है, इट्स अ प्रॉफिट। तीसरा ऑप्शन है हमारा एक्सपेंसेस और चौथा ऑप्शन है हमारा गेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट। अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन नॉन बैंकिंग आर। अब मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब कंपनीज एक्ट आया था 1932 में, तो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात नहीं की गई थी उसमें। जो सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था वो सोल ट्रेडर था। उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, उसकी कुछ लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से पार्टनरशिप आया और पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में। पार्टनरशिप एक्ट में नंबर ऑफ मेंबर्स की बात नहीं की गई थी। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात किसमें की गई थी? नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की गई थी कंपनीज एक्ट 1956 में। कहा गया था कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे मेंबर्स? मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 10 इन बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन नॉन बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, उसके बाद जाकर के कंपनीज एक्ट 2013 आया, जिसके सेक्शन 464 में साफ साफ ये बात बोला गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस विल बी 2 एंड मैक्सिमम नंबर विल बी 100, इररेस्पेक्टिव कि आप बैंकिंग बिजनेस करते हो या कोई भी बिजनेस करते हो। आई जस्ट होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो सवाल पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नॉन बैंकिंग बिजनेस में कितने होंगे, ऑप्शन है 20। जब देखिए कंपनीज एक्ट नहीं पूछा, कंपनीज एक्ट का नाम नहीं दिया, तो हम 1956 ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर 2000 साफ साफ बोला है तो 2013 के हिसाब से बोलेंगे, और अगर कुछ नहीं बोला है तो हम 1956 के हिसाब से लेकर के चलेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन वहीं पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। देखिए 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इट्स अ पर्सनल अकाउंट,
इट्स अ रियल अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्सनल अकाउंट। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? वो पर्सनल अकाउंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज, जो मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी है वो कितना है? ₹2 पर शेयर, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स या 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये मिनिमम है, आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, इससे कम आप ले नहीं सकते, ठीक है। और ये भी पुराने जमाने की बात है जहां पे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की बात होती थी। आज के जमाने में जब शेयर खरीदते हैं तो आपको पूरा पैसा एक बार में देना पड़ता है, लमसम में देना पड़ता है, तभी आपको शेयर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे आप प्राइमरी मार्केट की बात करो या सेकेंडरी मार्केट की बात करो, चाहे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की भी बात करो, तो आपको पूरा पेमेंट एक बार में करना पड़ता है। लेकिन पहले जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं अपनी अकाउंटिंग, उस हिसाब से बोला गया कि मिनिमम जो शेयर एप्लीकेशन में पैसा कंपनी मांगेगी वो एटलीस्ट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी, जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फुल इश्यू ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स, फुल इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है, मतलब शेयर की जो फेस वैल्यू है, पूरी प्राइस है, वो पूरा का पूरा आपसे एप्लीकेशन में ले सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, तीसरा कह रहे हैं 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स और चौथा कह रहे हैं 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फुल इश्यू ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स। आप पहली बार में पूरा पैसा ले सकते हैं, मैक्सिमम जो शेयर एप्लीकेशन का मनी है, इट कैन बी फुल इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, नॉमिनल शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी। दूसरा ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स। तीसरा ऑप्शन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। और चौथा कह रहे हैं द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, ठीक है। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज अ, जो डिस्काउंट दिया जाता है शेयर को इशू करने के टाइम, वो कौन सा लॉस होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है इट्स अ कैपिटल लॉस, इट्स अ रेवेन्यू लॉस, इट्स अ ट्रेडिंग लॉस और इट्स अ स्पेक्यूलेटिव लॉस। तो जब हम शेयर इशू करते हैं और उस टाइम जो लॉस होता है, उस लॉस को हम कंसीडर करते हैं एज अ कैपिटल लॉस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज अ कैपिटल लॉस। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड। शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, अरे प्रेफरेंस नहीं होता तो प्रेफरेंस शेयर्स कैसे बोलेंगे? डिफर्ड शेयर्स और राइट शेयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, उसे हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। देखिए, शेयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, या तो इक्विटी शेयर होगा या तो प्रेफरेंस शेयर होगा। जो इक्विटी होगा वो प्रेफरेंस नहीं होगा, जो प्रेफरेंस होगा वो इक्विटी नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते तो क्या होते हैं? वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, इक्विटी शेयर्स है। बहुत तेज बोले हैं लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, दूसरा ऑप्शन कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, तीसरा ऑप्शन ओनर्स ऑफ द कंपनी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ध्यान से समझिएगा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, मुझे भी कंफ्यूजन था कुछ समय पहले। मैंने अपने सर से कंफर्म किया था कि क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर तो एक हिसाब से ओनर्स होते हैं, तो लेकिन सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी का ओनर कहा गया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो कंपनी के लिए एक हिसाब से लायबिलिटी बन जाती है, उनको पहले पे ऑफ करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट हैव अ राइट टू,
वी हैव 4 ऑप्शन। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास इनमें से कौन सी राइट नहीं होती है? डज नॉट हैव अ राइट टू, डज नॉट हैव अ राइट टू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इनमें से कौन सी राइट नहीं मिली है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है प्रेफरेंशियल पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा ऑप्शन प्रेफरेंशियल पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, तीसरा ऑप्शन वोटिंग राइट्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट प्रीमियम देन सच प्रीमियम मे बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ। जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है, रिडीम का मतलब होता है मार्केट्स, जब ओपन मार्केट ऑपरेशन से जब हम अपने खुद के शेयर्स वापस खरीद लेते हैं उसे हम रिडीम कहते हैं। ठीक है, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट प्रीमियम, जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट से रिडीम करती है, खरीदती है वापस प्रीमियम पे, ठीक है, एडिशनल पैसा दे करके, तो ये जो प्रीमियम का पैसा है ये कहां से लिया जाता है? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस। पहला कह रहे हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दूसरा है शेयर प्रीमियम अकाउंट, तीसरा है प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और चौथा है एनी ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट से प्रीमियम का पैसा लिया जाता है और अपना प्रेफरेंस शेयर क्या किया जाता है? रिडीम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी फॉर्म। जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का जो ट्रांसफर है वो क्या फॉर्म करता है? क्या वो शेयर फोरफीटेड फॉर्म करता है, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म करता है, क्या प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट फॉर्म करता है, या कैपिटल रिजर्व फॉर्म करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिवेंचर्स आर रिडीम्ड। डिवेंचर्स को हम कैसे रिडीम करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला कैश में रिडीम करते हैं, दूसरा ऑप्शन बाय इशू ऑफ न्यू डिवेंचर्स, तीसरा ऑप्शन बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और चौथा एनी ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन कैश, ऑप्शन ए। डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन कैश, डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन कैश। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिवेंचर होल्डर्स आर। जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो कौन होते हैं कंपनी के लिए? दे आर द डेटर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी और दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ओनर तो होते नहीं, प्रमोटर भी होते नहीं, डेटर होते हैं या तो क्रेडिटर होते हैं। बेसिकली वो क्रेडिटर्स होते हैं। जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। उन्होंने कंपनी को उधार में पैसा दिया है, क्रेडिट पे पैसा दिया है डिवेंचर खरीद करके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कंपलसरी टू। जो प्रिपरेशन किया जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपलसरी है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है सोल ट्रेडर्स, दूसरा ऑप्शन है पार्टनरशिप, तीसरा ऑप्शन है कंपनीज और चौथा ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है। ठीक है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉस या नेट प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिवाइड किया जा सके। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन है विच असेट इज नॉट अ करेंट असेट। इन चारों में से कौन सा असेट करेंट असेट नहीं है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डेटर्स, दूसरा ऑप्शन प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा ऑप्शन गुडविल और चौथा ऑप्शन स्टॉक। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि गुडविल इज नॉट अ करंट असेट, गुडविल इज नॉट अ करंट असेट। अगला क्वेश्चन है हमारा विच रिजर्व इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट। इनमें से कौन सा रिजर्व बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता? ठीक है, पहला है कैपिटल रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है सीक्रेट रिजर्व, तीसरा ऑप्शन है रेवेन्यू रिजर्व, चौथा ऑप्शन है शेयरिंग प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सीक्रेट रिजर्व कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। सीक्रेट रिजर्व कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन टू। जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया है उसे हम कहां लेकर के जाते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है
क्या हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाते हैं? दूसरा ऑप्शन है क्या हम उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं? क्या हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में दिखाते हैं? कहीं नहीं दिखाते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक अपीयर हो रहा है तो कहां जाएगा? वो बैलेंस शीट में जाएगा। डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड एट, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो डिवेंचर है उसे हम रिडीम कैसे करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एट पार, दूसरा ऑप्शन है एट प्रीमियम, तीसरा ऑप्शन है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, और चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव। तो एट पार का मतलब होता है फेस वैल्यू पे, एट प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू के ऊपर प्राइस हम प्रीमियम चार्ज करते हैं, वैल्यू अबव द फेस वैल्यू, या हम क्या करते हैं डिवेंचर्स को रिडीम करने के टाइम हम उसे शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हम पार पे भी रिडीम करते हैं, हम प्रीमियम पे भी रिडीम करते हैं, हम उसे शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिवेंचर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स फॉर द कंपनी, कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, और नन ऑफ देम। तो जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लिए क्या होते हैं? वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स। वो कंपनी को उधार देते हैं पैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं और उसको जब डिस्काउंट देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है इट्स अ करेंट एसेट्स, दूसरा ऑप्शन इट्स अ फिक्स्ड एसेट्स, तीसरा ऑप्शन फिक्टिशियस एसेट्स, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ फिक्टिशियस एसेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, in case of issue of debentures as a collateral security for loan from financial institution, which account will be debited to? जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, देखिए कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटीज, हमेशा याद रखिएगा। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटीज, दे आर नॉट प्राइमरी सिक्योरिटीज। ठीक है, हमने प्राइमरी कुछ दे रखा है, उसके बाद हम कोलैटरल सिक्योरिटी देते हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटीज देते हैं। तो डिवेंचर जब हम इशू करते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो किस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है, दूसरा लोन अकाउंट डेबिट किया जाता है, तीसरा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया जाता है, चौथा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ डिवेंचर ऑफ 1,25,000 आर इशूड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट 90,000। देखिए डिवेंचर इशू किया जा रहा है 1,25,000 रुपीज का, और उसके बदले में मतलब इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स वर्थ रुपीज 90,000, बैलेंस ऑफ 35,000 विल बी क्रेडिटेड टू। जो बच गया 35,000 उसको हम कहां क्रेडिट करेंगे? ठीक है, पहला ऑप्शन है जनरल रिजर्व। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो 1,25,000 के डिवेंचर्स हैं उसे जब हम इशू कर रहे हैं तो किसके बदले में इशू कर रहे हैं? हमें पैसा नहीं मिल रहा, हम नेट एसेट्स के कंसिडरेशन में इशू कर रहे हैं, हमें एसेट्स के बदले में डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, और एसेट है 90,000 का। ठीक है, तो रिमेनिंग 35,000 हम कहां पे क्रेडिट करेंगे? 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जनरल रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व, तीसरा ऑप्शन है गुडविल, चौथा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटल रिजर्व। हम कैपिटल रिजर्व में इसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन। जो रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कहां किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। क्या वो सोल ट्रेड में प्रिपेयर करते हैं? क्या किसी फर्म में प्रिपेयर किया जाता है? क्या कंपनी अकाउंट्स में प्रिपेयर करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में प्रिपेयर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कहां प्रिपेयर नहीं होता है? ठीक है, क्लब्स में प्रिपेयर नहीं होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्रिपेयर नहीं होता है, ट्रेडर्स नहीं प्रिपेयर करते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस नहीं प्रिपेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बाय ट्रेडर्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, रिसीट और पेमेंट अकाउंट किस चीज की समरी होती है? बैलेंस शीट की समरी होती है, कैश बुक की समरी होती है, परचेज बुक की समरी होती है, सेल्स बुक की समरी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैश बुक। जो रिसीट और पेमेंट अकाउंट होता है वो कैश बुक की समरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, जो इनकम है और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? ठीक है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स अ सेविंग्स अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट और इट्स अ पर्सनल अकाउंट। देखिए, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट बैंक में होता है, अकाउंटिंग में नहीं होता, ठीक है। अकाउंटिंग को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर आता है नॉमिनल अकाउंट में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, रियल अकाउंट, रिसीट और पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या करेंट अकाउंट है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसीट और पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ, जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो क्या है? इट्स अ पर्सनल अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। अगला क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो इनकम और एक्सपेंडिचर कौन सा रिकॉर्ड करते हैं, किस नेचर का रिकॉर्ड करते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सिर्फ कैपिटल नेचर का इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या बोथ ऑफ दीज, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर, और लास्ट में कह रहे हैं नन ऑफ दीज। तो अगर इस सवाल का जवाब बोला जाए, बताया जाए, तो इस सवाल का जवाब सही होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करता है रेवेन्यू नेचर की इनकम एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ अ क्लब आर रिकॉर्डेड इन, एक क्लब का डे टू डे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है कहां रिकॉर्ड किया जाता है? ठीक है, किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? पहला ऑप्शन है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा ऑप्शन कैश बुक, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैश बुक। जो डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं क्लब द्वारा वो कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following account mostly begins with an opening balance? इनमें से कौन सा अकाउंट मोस्टली शुरू होता है ओपनिंग बैलेंस से? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो नॉर्मली बिगिन होता है वो एक ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत होती है उसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिगिंस विथ, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कहां से शुरू होता है? क्या वो सिर्फ डेबिट बैलेंस से शुरू होता है, या हर बार क्रेडिट बैलेंस से शुरू होता है, या नाइदर ऑफ द टू, ना डेबिट बैलेंस से शुरू होता है ना क्रेडिट बैलेंस से शुरू होता है, बोथ ऑफ दिस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट begins with neither of the two. Option C is the correct answer for the given question. जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है वो ना डेबिट बैलेंस से शुरू होता है ना क्रेडिट बैलेंस से शुरू होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर शोज, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो साल के अंत में आता है वो क्या शो करता है? क्या वो फर्म का डेफिसिट शो करता है, क्या सरप्लस शो कर रहा है,
नाइदर ऑफ द टू और बोथ ऑफ द अबव। तो इस सवाल का सही जवाब है कि जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है जो साल के अंत में आता है, अगर वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो सरप्लस शो कर रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेबिट बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंडिकेट। जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला, द लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। दूसरा ऑप्शन, द एक्सपेंसेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ऑफ पीरियड। तीसरा ऑप्शन, द टोटल कैश पेमेंट ड्यूरिंग पीरियड। और चौथा, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस ऑन द डेट ऑफ बैलेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस ऑन द डेट ऑफ बैलेंस। देखिए, डेबिट बैलेंस पूछा जा रहा है, रिसीट और पेमेंट अकाउंट का क्या इंडिकेट करता है? डेबिट बैलेंस रिसीट और पेमेंट अकाउंट का इंडिकेट करता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ऑन द डेट ऑफ बैलेंस। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स। जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है द बैलेंस ऑफ कैश ऑन द डेट। दूसरा ऑप्शन है द टोटल कैश रिसीट ड्यूरिंग द पीरियड। तीसरा ऑप्शन है द टोटल कैश पेमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। और चौथा ऑप्शन है द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम एंड वाइस वर्सा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम एंड वाइस वर्सा। जो बैलेंस होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का वो रिप्रेजेंट करता है द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिकॉर्ड्स। जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो क्या रिकॉर्ड करता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इनकम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्सपेंडिचर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है हमारा इनकम ऑन द राइट हैंड साइड एंड एक्सपेंडिचर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। तीसरा ऑप्शन है इनकम ऑन एनी साइड ऑफ अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन द अदर साइड ऑफ एन अकाउंट। और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इनकम ऑन द राइट हैंड साइड एंड एक्सपेंडिचर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो इनकम राइट हैंड साइड पे शो करता है और एक्सपेंडिचर लेफ्ट हैंड साइड पे शो करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल ऑफ क्रॉकरी। क्रॉकरी बेचा गया है जिसकी बुक वैल्यू है 220 रुपीज और सेलिंग प्राइस है उसका 280 रुपीज। ठीक है, व्हाट विल बी पोस्टेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या पोस्ट किया जाएगा? ठीक है, तो वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ₹60, दूसरा ऑप्शन ₹220, तीसरा ऑप्शन ₹280 और चौथा ऑप्शन ₹500। तो देखिए, आपने क्रॉकरी बेची है जिसकी बुक वैल्यू 220 थी, जिसे आपने 280 में बेचा है, तो इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करेंगे ₹60। ठीक है, क्योंकि 60 रुपीज का क्या हो गया, आपको फायदा हो गया। तो इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना पोस्ट करेंगे? ₹60। अगला क्वेश्चन है हमारा, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स ₹350। हमने क्या किया कि न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स का सब्सक्रिप्शन कराया ₹350 का। ठीक है, सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज ₹60। पुराने न्यूज़पेपर को बेचा तो ₹60 हमें मिला। What amount is posted in the expenditure side of the income and expenditure account? देखिए, जब हमने सब्सक्रिप्शन लिया न्यूज़पेपर का तो हमें खर्च करने पड़े 350। जब हमने पुराने न्यूज़पेपर को बेचा तो हमें मिला 60। सवाल पूछ रहे हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आप कितना लिखेंगे? वे आर फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 350, दूसरा ऑप्शन 200, तीसरा ऑप्शन 410 और चौथा ऑप्शन ₹60। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 350। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो आंसर भी आप समझ रहे होंगे कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया न्यूज़पेपर का तो 350 आपने पे किया, ये आपका खर्चा हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर है। सेल करने पे 60 का प्रॉफिट हुआ, आपको बेनिफिट मिला। ठीक है, इनकम हुआ। सवाल पूछ रहे हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड हम कितना लिखेंगे? तो 350 का सब्सक्रिप्शन था, 350 लिखेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड नॉट बी एंटर्ड इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब। इनमें से कौन सा आइटम
रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्लब में हम नहीं एंटर करेंगे, ठीक है। वे हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, दूसरा ऑप्शन लॉस ऑन द सेल ऑफ सम असेट्स, तीसरा ऑप्शन पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नन ऑफ द अबव। हम सारी की सारी चीजों को इन रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में एंटर करके दिखाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अराइव एट सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर अ ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप किसी ईयर के सब्सक्रिप्शन इनकम के पास पहुंचना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि किसी भी ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम कितना हुआ, ठीक है, तो आप इनमें से किस अमाउंट को आप सब्सक्रिप्शन में से डिडक्ट कर देंगे ताकि आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन इनकम मिले, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, दूसरा ऑप्शन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर, तीसरा ऑप्शन है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड परटेनिंग टू द प्रीवियस ईयर, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। हम कुछ भी डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अराइव एट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन actually received during a year, which of the following should be added to the amount of subscription income for the year, ठीक है। अगर हम सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे आना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि साल भर में हमको सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट रिसीव हुआ, तो इनमें से किसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि हम ये जान सकें कि हमारा सब्सक्रिप्शन का इनकम एनुअली कितना रिसीव हुआ हमको। पहला ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन इन अरियर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, दूसरा ऑप्शन है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर, तीसरा ऑप्शन है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड परटेनिंग टू द प्रीवियस ईयर, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि हम इनमें से कुछ भी ऐड करके नहीं देखेंगे। हम क्या ऐड करते हैं, हम बेसिकली ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन इन अरियर एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हमारे इन ऑप्शंस में ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों में से हम कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। आई जस्ट होप एंड बिलीव इस क्वेश्चन में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।